दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमको पता है कि इस देश का सच क्या है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। हमें जानकारी है सरकार की नीतियां किस तरीके से भीतर में खोखली है, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। सरकार जो ऐलान करती है, जिन नीतियों का जिक्र करती है, जो उत्सव मनाती है, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा होगा, लेकिन हम ये जानकारी आपको नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है, भारत की अपनी स्थितियां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितनी खोखली और पोपली हो गई है, हम जानकारी नहीं देंगे। हर दिन रिपोर्ट लगातार आती चली जाएगी, जानकारी अपने तौर पर सरकार भी अपनी वेबसाइट पर दे देगी, लेकिन हम मुंह पर ताला लगा लेंगे। हमारी कलम लिखना छोड़ देगी, हमारे कैमरे उन विजुअल्स को दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे जो इस देश का सच होगा। ऐसा मीडिया भारत में इससे पहले कभी था क्या? या फिर भारत का मीडिया तो लगातार राजनीतिक सत्ताओं से संघर्ष करता आया है। इस देश की जनता को हक के दिलाने के लिए उसने दुनिया भर की रिपोर्ट फाइल्स की है। भारत की पहचान भारत के मीडिया के जरिए फोर्थ स्टेट के लेवल पर कई बार हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई है। इमरजेंसी के वक्त को कोई कैसे भूल सकता है, जिस लहजे में उस वक्त सत्ता ने मीडिया पर सेंसर लागू किया था, उसकी जुबान बंद कर दी थी, लेकिन लड़खड़ाते हुए सही वह रेंग नहीं रहा था। वो लेटा जरूर था, लेकिन अपने तौर पर उसकी जुबान के भीतर से कुछ सच भी निकल रहे थे। एक संघर्ष था। उस संघर्ष का हमको लगता है आज जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि तब जितनी बंदिशें थी, तब जितना दबाव था, उतनी बंदिशें और दबाव अब उस रूप में है नहीं। बड़े छोटे छोटे दबाव हैं, लेकिन मीडिया रेंगते हुए लटपटा चुका है। वो थिएटर करने लगा है, वो नाटक नौटंकी दिखाने में व्यस्त है। जनता को उसी के भीतर में वह चाहता है वो उसमें शरीक हो जाए, और राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर ठहाके लगाते रहे, और ठहाके लगाने के बीच बीच में किसी भी एक मीडिया संस्थान को जाकर फुसला ले, उसके कांधे पर हाथ रख दे और बताए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच ये है, इस देश के भीतर में अगर नेशनल मीडिया, खास तौर से 2-3 ग्रुप जो टेलीविजन और प्रिंट दोनों जगहों पर जिनकी मौजूदगी है, अगर वो खड़े हो जाएं तो ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि आज जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपने आज टेलीविजन खोला, जब आपने अखबार के पन्नों को टटोला, तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जितने घरों को बांट रहे हैं, उतने घर मध्य प्रदेश में बने ही नहीं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और जब ये 2022 तक का टारगेट लिया गया था कि हर को घर दिला दिया जाएगा, तो वह भी टारगेट आज की तारीख में सिर्फ 22% हो पाया है। यानी लगभग 80% अभी बचा हुआ है, और इधर 4 साल बीत चुके हैं और इधर 2 साल बाकी हैं। कैसे पूरा होगा, किस रूप में पूरा होगा? और गलत तौर पे घर भी बांटे जा रहे हैं। हम इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि घर बंट गए, प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन हम रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे क्या वाकई वहां पर घर है भी या नहीं है। इसकी जानकारी भी नहीं देंगे कि इस देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन जो है, औद्योगिक उत्पादन, वो इस बार -10.4% पे ही अटका हुआ है। इससे पहले वो और नीचे था, अभी भी माइनस में ही है। इसका असर क्या पड़ेगा, हम कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। और तो और एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम की। इस इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब यह होता है कि इसमें जो ट्रेड इंटरनेशनली लोग करते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता हो। इसका मतलब होता है कि साइज ऑफ गवर्नमेंट किस रूप में काम कर रही है। इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स किस रूप में आपके साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, और कितने टैक्स लगाती है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर जब एक इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स सामने आया, तो पता चला कि पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति और नाजुक हो गई है। पिछले साल 162 देशों में भारत 79 नंबर पे था, आज वो नीचे आ गया है 105वें नंबर पर। कोई जानकारी आपको नहीं आएगी, और ये जानकारी के भीतर का सच यह है कि यह पूरा डाटा 2018 का लिया गया है। यानी नोटबंदी, जीएसटी के बाद से इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का घूम रहा था, उसकी मुश्किल हालात, और लोगों के सामने, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कॉरपोरेट वर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पर हो, हर तबके के सामने मुश्किल है, जो इसको इंडिकेट करता है। और यहीं से ये बात की शुरुआत होती है, क्या मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा है?
और मीडिया ने क्या इससे पहले उन परिस्थितियों को नहीं देखा है जिस दौर में बंदिशें लगती थी? क्योंकि हम एक इतिहास के पन्ने को अगर पलटना शुरू करते हैं तो आपके जहन में 2-3 बातें आनी चाहिए। इस देश की राजनीतिक सत्ता ही कहीं थिएटर तो नहीं करने लगी, कहीं उसको अपने तौर पर नाटकों में मजा तो नहीं आने लगा, और वही नाटक मीडिया ने धीरे धीरे ओढ़ लिया। क्योंकि इससे पहले राजनीतिक सत्ताएं इस तरह का थिएटर नहीं करती थी, गलत जानकारी नहीं देती थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी झूठ नहीं बोलती थी, इस तरीके से किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा इस रूप में नहीं करती थी कि जिसमें सिर्फ लगे एक प्रचार तंत्र चल रहा है। यह एक बहुत बड़ी गिरावट भारत की राजनीति में हुई है और उसका असर मीडिया पे पड़ा है। क्योंकि जब आप इंदिरा गांधी का नाम लेंगे और इंदिरा गांधी में इमरजेंसी को कुछ सेकंड्स के लिए अगर भूल भी जाइए तो याद कीजिए पंजाब का ब्लू स्टार, याद कीजिए उस समय जो गरीबी हटाओ का नारा चला था, उसको लेकर जो सवाल था, उस दौर में जो करप्शन का नारा था, जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नारा था, उसको लेकर मीडिया क्या स्टोरी फाइल नहीं कर रही थी? और इमरजेंसी लगने से पहले कुलदीप नैयर से आर्टिकल लिखवाया था रामनाथ गोयनका ने, जो कि जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में छापा था। इस बात का अंदेशा था कि इस देश में इमरजेंसी लग सकती है, और इंदिरा गांधी क्या इंडियन एक्सप्रेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं बढ़ गई थी? स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई थी, और जिस तरीके से पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बोली तक लगा दी गई थी कि 6 करोड़ में सब कुछ दे देंगे, या तो कांग्रेस को दे दो या फिर हमारे लोगों को दे दो, यह स्थिति भी आई थी। और तो और इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में उस समय AK एंटोनी और कमलनाथ तक को एडिटोरियल बोर्ड में रख दिया गया था, कौन नहीं जानता है। यानी दबाव की सीमा इनकम टैक्स को लेकर हो, चाहे उसके संपत्ति को लेकर हो, हर तरीके से मौजूदा वक्त में जो सवाल उठते हैं ना कि ईडी दरवाजे पर आ जाएगा, CBI दरवाजे पर आ जाएगा और इस तरीके से परेशान करेगा, क्या मौजूदा वक्त के मीडिया हाउस खड़े नहीं हो सकते हैं? जाहिर है सरकार दबाव बनाएगी, एडवर्टाइजर्स हट जाएंगे, लेकिन कमाया तो देश के मौजूदा वक्त में 3 बड़े ग्रुप है। एक टाइम्स ग्रुप है जिसका न्यूज चैनल भी है और अखबार भी फैला हुआ है, एक इंडिया टुडे ग्रुप है जिसका टीवी भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और उसकी मैगजीन भी है, आनंद बाजार पत्रिका भी है, टेलीग्राफ अखबार भी है, उसके न्यूज चैनल्स भी हैं। और हमें लगता है कि इन अखबारों ने और इन मीडिया हाउसेस ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कमाया है, लेकिन सही मायने में पूछिएगा तो यह 100 करोड़ नहीं है, बल्कि 300 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक की इनकी कमाई एक बार बरस हुई है। सिर्फ 2 बरस की तो लड़ाई है, 2 बरस भी नहीं, एक ही बरस में इस देश कि लोग जान जाएंगे अगर इसमें से कोई भी संस्थान खड़ा हो जाए, सिर्फ यह बताने के लिए खड़ा हो जाए कि हम इस देश की जानकारी देंगे, इस देश के लोगों की क्या त्रासदी है, उनकी क्या मुश्किल हालात है, हम उसकी जानकारी देंगे। इससे आपने क्या क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि जब आप अतीत में जाएंगे तो कुछ बातों का जिक्र होगा कि जिस समय भारतीय मीडिया जब जब सत्ता से लड़ता है, कहीं कॉरपोरेट का साथ भी उनको मिला है, इंडस्ट्रिस्टों का साथ भी मिला है, युवाओं का साथ भी मिला है, संघर्ष करने वाले संगठनों का साथ भी मिला है, अलग अलग तरीके से हर का साथ। मौजूदा वक्त में तो स्थिति और बुरी है। कॉरपोरेट इंडस्ट्रिस्ट जो सरकार के प्रिय नहीं है, उनकी हालत देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए उनकी हालत देख लीजिए। चंद ही नाम है जो सरकार के करीब है और उनको लाभालाभ मिल रहा है। जितने ट्रेडर्स हैं उनकी क्या हालत हुई है जीएसटी के बाद? क्या वो मदद नहीं करेंगे अगर कोई मीडिया हाउस खड़ा होता है तो? क्या प्रोफेशनल्स मदद नहीं करेंगे? क्या स्टूडेंट्स मदद नहीं करेंगे? इस देश का किसान ही मजदूर साथ में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उनकी बातों को आप टेलीविजन स्क्रीन और अखबार के पन्नों में जगह देंगे तब ना। हरियाणा में लाठी चल जाती है लेकिन कोई स्पेस नहीं देता है। लेकिन अगर उनको स्पेस मिलता और उनके आंदोलन में एक ताकत मीडिया की 4th स्टेट के तौर पर होती तो क्या वो किसान मजदूर अपने तौर पर उस मीडिया हाउस को जिंदा रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए सामने नहीं आता? और यही इतिहास हमको लगता है आपको पलटना होगा 2 तरीके से। पहला, जरा समझने की कोशिश कीजिए इंदिरा गांधी का दौर, राजीव गांधी के दौर में जो उस समय की टेक्नोलॉजी का जिक्र था, जो कंप्यूटर्स आ रहे थे, करप्शन हुआ था, बफोर्स हुआ था, मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी उसमें। पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे, उस समय मीडिया ने कैसी स्टोरी फाइल की थी। और उसके पैरेलल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांड हुआ था, घूसखोरी कांड, जिसके जरिए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रह गए, उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। सीबीआई ने उन्हें दोषी ठहराया था, अदालत के जरिए दोषी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया। यह कौन भूल सकता? रिपोर्टिंग तो हो रही थी, काम तो हो रहा था। वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में याद आइएगा तो फिर वहां भी ट्रैक 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया, स्वदेशी को धराशायी किया, आरएसएस से पंगा लिया गया, धारा 370
राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड ठंडे बस्ते में डाला गया, क्या क्या हुआ इसको रिपोर्टिंग तो लगातार हो रही थी। मनमोहन सिंह के दौर में तो 2G और कोयला घोटाला तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर डील और जो विश्व मंदी आई थी उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 4 चीफ जस्टिस निकल कर आए, लेकिन रिपोर्टिंग की उम्र सिर्फ 1 दिन की थी। टेलीविजन पे रेंगते हुए दृश्य जो थे सिर्फ चंद घंटों के लिए थे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज थी। जनवरी 2018 में डेमोक्रेसी इन डेंजर, उसको स्पेस नहीं मिला। सीबीआई के ऊपर जिस तरीके से डंडा चला आलोक वर्मा और धीरे अस्थाना के बीच में टकराव के मद्देनजर सीवीसी बीच में कूदा, और क्या कुछ हुआ, कितने वक्त की जगह मिली, 1 दिन, न्यूज चैनलों में कुछ घंटे के लिए। ऐसी हजारों घटनाएं हैं इस दौर में जब चीजें धराशायी हुई है। और तो और मीडिया को जो परेशान किया गया उसमें भी मीडिया जागृत नहीं हुआ, उसने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया। यानी यह स्थिति कैसे आती है, तो हमको लगता है कि यह जानकारी के लिए आपको बार बार अतीत में लौटना होगा, जिस समय भारत का मीडिया संघर्ष करता था, और संघर्ष ऐसा वैसा नहीं था, और उनमें साथ भी मिल रहा था सबका। हम लोग एक सवाल उठाते हैं लगातार कि विपक्ष इस समय है ही नहीं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स है ही नहीं, विपक्ष के तौर पर लेफ्ट खत्म हो चला है, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब काली कोठरी में इस तरीके से है कि उनके दरवाजे पर सीबीआई और ईडी ना पहुंचे, इसीलिए सब दंडवत है सरकार के सामने में। तो फिर मीडिया की भूमिका भी तो कुछ होनी ही चाहिए। वो राजनीतिक तौर पर भी चीजों को जागृत करेगी और अपने आप को भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी चीजों को क्रिएट कर सकती है। किसने इनकार किया है? लेकिन ये ताकत और ये हिम्मत कहां से आएगी? हमारे नेशनल ग्रुप्स जो हैं वो धराशायी हैं, जबकि देखिए बहुत चीजें मुश्किल नहीं है इस देश के भीतर में। इतने बुरे हालात हैं कि जनता खुद ब खुद उस मीडिया से जुड़ती चली जाएगी। लेकिन आप अगर उस लड़ाई में फंसे हुए हैं जिस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ टीआरपी और पैसा नहीं है, इसका मतलब वो दिवालियापन भी है जो मौजूदा वक्त में संपादकों के भीतर आ चुका है। वह उस संघर्ष को डेवलप करके उस विजन को साथ रखने की तैयार नहीं है, जिसमें अगर आप इस देश से जुड़ी हुई हकीकत को स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो जनता उसे देखेगी। यह प्रयोग कोई मतलब नया नहीं है, इसको प्रयोग के तौर पर हमने इसको तमाम संस्थानों में जिया है, और टीआरपी भी आती थी और उसको लोग लोकप्रिय तौर पर देख पे देते। हां, सरकार की आंख में लाल पानी जरूर भर जाता था, वो गुस्से में रहती थी, रिपोर्ट भेजती थी, ये आपके ऊपर है। लेकिन मीडिया सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी तो ध्वस्त हो गई। या फिर जनता वहां पर क्या करेगी, जिस जनता को एक हथियार चाहिए मीडिया के तौर पर अपने लिए। इसीलिए जब आप पुराने पन्नों को पलटते हैं, हमें लगता है कि एक जिक्र आपसे करने की जरूरत है। एक किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें इस बात का जिक्र था कि 28 जून को, यानी इमरजेंसी लगने के 3 दिन बाद, एक चीज दिमाग में रखिए, 25 जून को जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो लाइट ऑफ कर दी गई थी कि कोई अखबार नहीं छपे। 26 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला, 27 को किसी को कोई अखबार नहीं मिला, 3 दिन तक लाइट ऑफ हो रही थी। और 28 तारीख को इस देश को एक नया, 28 जून 1975 को एक नया व्यक्ति मिला, जो इंद्र कुमार गुजराल की जगह, जो उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनकी जगह वहां पर विद्याचरण शुक्ल आ गए। और वो जब आए तो उन्होंने दोपहर में 2 बजे चार्ज संभाला, 4 बजे संपादकों की बैठक बुला ली। उस संपादकों की बैठक में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मुलगांवकर साहब थे, हिंदुस्तान टाइम्स से जॉर्ज वर्गीस साहब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से गिरिलाल जैन थे, स्टेट्समैन की तरफ से सुरेंद्र निहाल सिंह थे, पैट्रियट की तरफ से विश्वनाथ थे। और इस बैठक का हिस्सा सुनिए कि 3 दिन तक जब ऑफ रहा और इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे और सेंसर अब लगा दिया गया है। नेक्स्ट डे अलग अलग तरीके से सबने, ज्यादातर लोगों ने टैगोर की पंक्तियों को छाप दिया था कि टैगोर ये सोचते थे। लेकिन उस बैठक के भीतर का हिस्सा देखिए, 3 दिन तक अखबार नहीं निकला तो जॉर्ज वर्गीस साहब ने सवाल किया था कि बिजली काट क्यों दी गई थी, अखबार नहीं निकल सके। इस पर मंत्री साहब का जवाब था कि हमने बिजली, किसी के सरकार के इशारे पर बिजली नहीं काटी गई, बल्कि हम लोग तैयार कर रहे थे अपने आप को कि सेंसर का प्रबंध कैसा होना चाहिए। तो ऐसे में एक एडिटर ने कहा, इन्हीं 5 में से, कि ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनके लिए असंभव है। तब मंत्री जी का उत्तर था, हम देखेंगे आपके अखबार के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। यानी एक लड़ाई थी,
और उस लड़ाई के भीतर में एक संघर्ष भी था, और वो लड़ाई अलग अलग तरीके से संपादकों पर मीसा लगाया गया, हर कोई जानता है अपने तौर पर। लेकिन इन सब के बीच में देखिए किस तरीके के विचार अपने तौर पर पनप रहे थे। आपको जानकर हैरत होगी, उस पीरियड में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो कामराज ने उस वक्त जो तमिल पत्रिका निकलती थी, एक दीना मानी, उसके संपादक थे उस समय शिवारमन, उन्होंने उसको बुलाया और 4 सवालों के जवाब चाहे। वो 4 सवाल क्या थे, बड़े महत्वपूर्ण है ये 4 सवाल। उन्होंने दीनारमनी के संपादक शिवारमन से कामराज ने कहा, मुझे 4 स्थिति बताइए, तमिलनाडु की स्थिति क्या है, क्या जनता इमरजेंसी के विरोध में संघर्ष करने को तैयार है, और वो संघर्ष अगर हथियारबंद हो तो संघर्ष करेगी क्या? दूसरा सवाल, जब अगर ऐसा विरोध होगा तो देश के भीतर में क्या उस विरोध का साथ मिलेगा? तीसरा सवाल, विरोध में इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट की भूमिका क्या होगी, वो समर्थन करेंगे? और चौथा सवाल, सेंसरशिप के खिलाफ इस देश के लोगों का एटीट्यूड क्या है? ये कामराज इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाए जाने पर एक संपादक से पूछ रहे हैं। वो संपादक रामनाथ गोयनका से मिलता है। रामनाथ गोयनका बोलते हैं कि खामोश रहिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक अलग किस्सा है, लेकिन कुछ सवाल थे। मौजूदा वक्त में वह भी सवाल गायब हो गए हैं, और जब इन सवालों से आप दूर होते चले जाएंगे तो 3 चीजें आपके सामने उभर कर आएंगी। पहली, हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल तौर पे इस स्थिति में कि हमने नेहरू को देखा, लाल बहादुर शास्त्री को देखा, इंदिरा, राजीव, पीवी नरसिम्हा राव को देखा, वाजपेयी को देखा, मनमोहन सिंह को देखा, और अब मोदी को देख रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप नजर आएगी आपको चीजें, तो हर की एक उपलब्धि नजर आती है। मौजूदा वक्त में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जनधन, स्वच्छ भारत, बेस्ट प्रचार, यही उपलब्धि है। लेकिन जब बाकी प्राइम मिनिस्टर को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर में वो एडिटर्स दरअसल उस सत्ता के द्वारा किए गए काम का एनालिसिस कर रहे थे। उस एनालिसिस के भीतर में भारत चीन संबंध का भी जिक्र था, सार्क का भी जिक्र था, यूनाइटेड नेशन की भूमिका का जिक्र भी था, अमेरिका और चाइना के बीच बैलेंस कैसे बनाना है और रशिया साथ में क्यों लेना है, इसका जिक्र भी था। एक लंबी फहरिस्त है संपादकों की। राजेंद्र माथुर का नाम यूं ही नहीं है, प्रभाष जोशी का जिक्र यूं ही नहीं होगा, या फिर नब्ज पकड़ने के लिए एसपी सिंह का नाम कोई यूं ही नहीं लेगा, जो पॉलिटिकल नब्ज पकड़ लेते थे तुरंत। सवाल यह है कि जब डिटोरिएशन पॉलिटिकल तौर पर इस देश में होते चला जा रहा है, तो संपादक भी क्या डिटोरिएट खुद को उसने इसलिए कर लिया कि सत्ता यह मानकर चले कि यह हमारी बौद्धिक क्षमता के अनुकूल है? यकीनन यह स्थिति हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन इस 6 बरस के कार्यकाल के दौर में आपसे अगर यह कहा जाए कि आप इस मौजूदा सरकार की किसी भी उपलब्धियों को लेकर कुछ बताइए या कुछ जानकारी दीजिए, या किसी नए रिपोर्टर को कहा जाए तुम रिपोर्ट फाइल करो, वो क्या फाइल करेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा सफर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सफर के बावजूद भी मौजूदा वक्त में अपने देश की स्थितियों के लिए दुनिया को साथ ला पाने में असफल साबित हुए हैं। जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन का जिक्र था वो वापस ले लिया है उसने। वो बोली कि नहीं बना पाएंगे, आप लोग इतनी डिले कर रहे हैं, और पैसा, चूंकि जापान की इकोनॉमी में एक स्टेगनेंसी थी, उसके पास पैसा उसको इन्वेस्ट करना था, तो 0.5% के इंटरेस्ट पे उसने भारत में पैसा देने को लगा दिया। कहा हम लगाएंगे पैसा, लेकिन यहां की चीजें डामाडोल। आप क्या नाम लेंगे? हां, उपलब्धियों के तौर पर इस देश में लगभग 164 योजनाओं का ऐलान हुआ है, उसके इंप्लीमेंट चीजें नहीं हुई हैं, वो नहीं हुई हैं। हम जब आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज ही प्रधानमंत्री ने जो घरों को बांटा है, आपको वाकई जानकर हैरत होगी कि हम लोग टारगेट से, प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट से, जो शहर और गांव दोनों के हैं, कितने पीछे चल रहे हैं। जो पूरे घर हो चुके हैं उनकी संख्या, जो निर्माणाधीन है उनकी संख्या, और जो टारगेट है उसकी संख्या साइट पर मौजूद है, यानी गवर्नमेंट की ही साइट पर मौजूद है। लेकिन मीडिया इस बात को क्यों नहीं बताएगा? वो क्यों इस बात से घबराता है और क्यों डरता है? क्या होगा? 3 चीजें होंगी। जितने एडवर्टाइजर्स हैं उनको कहा जाएगा आप एडवर्टाइजिंग वापस ले लीजिए, यही होगा पहले राउंड में। दूसरे राउंड में होगा कि ब्लैकआउट करवाने की कोशिश की जाएगी, जैसी एक बार हम लोग के कार्यक्रम में मास्टर स्ट्रोक के समय ब्लैकआउट करवाया गया था, वही कराने के। लेकिन कब तक आप करा पाएंगे? और ये ब्लैकआउट की स्थिति तो पूरे इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में रोशनी गुल कर दी गई थी। और उस वक्त हम जब प्रभाष जोशी से मिले तो प्रभाष जोशी ने कहा बड़ा गर्व महसूस होता है। मोमबत्ती जलाकर
एडिटोरियल लिखते हैं और मोमबत्ती की रोशनी में ही रिपोर्ट्स को हम लोग अपने तौर पर जांचते परखते हैं, तो जो प्यून भी पानी देने आता है वह भी गर्व से चौड़ा होकर आता है और कहता है साहब यही वो जगह है जहां से इस सत्ता की कान में तेल डाला जा सकता है, बड़ा गर्व महसूस करता है। यह स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, स्थिति डाइल्यूट होती चली गई और जो सरकारें थी वो सरकार इंदिरा गांधी शायद लास्ट सरकार थी इस देश के भीतर में, क्योंकि उसके बाद की सरकारों ने अपनी से बड़ी सरकारों के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। जाहिर है वो कौन थे, वो कॉर्पोरेट थे। भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है, सब कुछ डामाडोल है, लेकिन इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट मित्र जो हैं वो दुनिया के मानचित्र पर सबसे रईस दर रईस होते चले जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? लेकिन है। सवाल यह है कि जब ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें नेशनल मीडिया जागृत हो जाए तो यह देश अपने आप हाथों हाथ ले लेगा। सत्ता के हाथों हाथ जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब हम इस देश के नेशनल मीडिया का जिक्र करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें निकल कर आती हैं। कितना खर्च चाहिए? प्रचार प्रसार का मंच जो अलग अलग डीटीएच सेंटर्स के लिए होता है, साल भर का खर्चा वो लगभग 35 करोड़। उसके अलावे जो टेक्नोलॉजी है, जो न्यूज गैदरिंग है, जो एडवर्टाइजिंग के लिए जो पूरा खर्चा पानी होता है, वह भी मैक्सिमम मांग लीजिए तो 50 करोड़, यानी 80 से 100 करोड़ रुपए का खर्चा में कोई भी न्यूज चैनल इस देश में जान फूंक सकता है। इस देश के सच को सामने लाकर इस देश की सरकार जो गलत रास्ते पर है पटरी पर ला सकता है। जनता खुद ब खुद साथ खड़ी हो जाएगी। और यह सवाल बहुत छोटा सवाल है कि यह एक छोटी सी लड़ाई, टीआरपी की लड़ाई लड़ते हैं जिसके जरिए 2000 करोड़ रुपए की टीआरपी और पैसे और विज्ञापन के जरिए आएगा, उसके जरिए मैक्सिमम कोई कमाता है तो जाहिर इंडिया टुडे ग्रुप को आज तक के जरिए मिलता होगा 500-600 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे ग्रुप जिसका हमने नाम लिया एपी न्यूज को मान लीजिए मिलता होगा 200-300 करोड़। टाइम्स ग्रुप को जिक्र किया, उसके पास चूंकि हिंदी न्यूज चैनल नहीं है लेकिन उसका साम्राज्य प्रिंट का तो देश भर में इतना बड़ा है। वो क्या करेगी सरकार? डीएवीपी से विज्ञापन नहीं देगी, सरकारी विज्ञापन का अब भी विज्ञापन दे रही है तो उसका पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसकी लड़ाई खुद तमाम मीडिया हाउस लड़ रहे हैं जो खास तौर से प्रिंट से जुड़े हुए हैं। 2 साल से बकाया पैसा पड़ा है, पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है, यह भी सच है। फिर क्या दिक्कत है लड़ाई लड़ने की? फिर आप क्यों नहीं खड़े होते? लड़ाई किसी से लड़नी नहीं है। आपके जहन में इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होने चाहिए। सवाल है इस देश के लोगों को जहन में रखना है और उसके बाद इन चीजों को सवाल के तौर पर उठाना है कि यह क्या हो रहा है और ये इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, सारी चीजें बंद क्यों हो गई है जिन चीजों को आपने चालू किया और इतनी पैसे की कमी हो गई है कि अब आप वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। और जब आप बाजार से पैसे की उगाही कर रहे हैं तो वो टैक्स और सेल्स टैक्स और रेवेन्यू उसी से जुगाड़ कर पा रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, यकीनन ये स्थिति आ गई है क्योंकि मौजूदा वक्त में इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स सभी को चाहिए एक मंच जो अपने तौर पर चीजों को खड़ा हो सके। इसीलिए जब आप पुरानी परिस्थिति में लौटते हैं तो पुरानी परिस्थिति में आपको लगेगा कि लेखन था, एक विचार था, साहित्य वर्सेस पत्रकारिता होती थी, लिटरेचर और जर्नलिज्म की एक तुलना होती थी, एक लघु पत्रिकाओं और की दौर था जिसमें वो मेन स्ट्रीम को चुनौती देते थे। अब सोशल मीडिया मान लीजिए चुनौती अपने तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया को दे रहा है। लेकिन जिस भी लहजे में जो क्रिएटिविटी थी वो पूरी क्रिएटिविटी इस मौजूदा दौर में खत्म की जा रही है, खत्म कर दी गई है। इंस्टीट्यूशंस नहीं बचने का मतलब है कि अब आपको किताबों की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन के खत्म होने का मतलब है अब आपको शब्दों की जरूरत नहीं है और अब आपके सामने जो भी सूचना तंत्र अपने तौर पर सामने रखेगा उसी का प्रचार प्रसार भोंपू के तौर पर हर कोई करने लगेगा। जेपी जब खड़े हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ तो जेपी के जहन में यह बात थी कि उनकी बातों को प्रचार प्रसार के लिए एक स्पेस चाहिए। रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस को उसी रूप में खड़ा किया। सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस खड़ा था, बाकी तो कोई नहीं खड़ा था। हिंदुस्तान टाइम्स धराशायी हो गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया रेंगने लगा था। स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस यानी उधर सीआर ईरानी थे, इधर रामनाथ गोयनका थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। क्या दिक्कत है इस लड़ाई में लड़ने में और क्या मुश्किल है एक ऐसी परिस्थिति को खड़ा करने में? क्योंकि इस देश के भीतर में जब भी आप किसी नए चैनल को खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग हमसे लगातार कुछ सवाल करते हैं, ये सरकार लाइसेंस देने में आनाकानी करती है।
ये सरकार जो लोग फंडिंग करेंगे, जब हम लोग क्राउड फंडिंग की तरफ बढ़ेंगे और जनता से जब पैसे की मांग करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ों को उलझाएंगे, डिले करेंगे। लेकिन जो चल रही चीज़ें हैं, अगर वह झटके में अगर उन लोगों को आत्मसात करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाए कि अब हमको इस देश की रिपोर्टिंग करनी है, हमको किसी क्रेन पर बैठना नहीं है, हमको किसी बिल्डिंग के गिरने की स्थिति को नहीं एनालिसिस करना है, हमको तो इस देश के भीतर में झूठ जो बोला जा रहा है घरों के नाम पर, झोपड़ियों के बदले जो पक्के घर देने के वादे थे उस पर जो झूठ बोला गया, हम उन्हीं को उभार देंगे तो खुद ब खुद उन बंगले वालों को शर्म आएगी कि उनका घर ढहा है तो उनको तो रोना इनके साथ मिलकर चाहिए। जिनके लिए घर झोपड़ी वही सब कुछ रहता है। हंसते हुए ठहाके लगाते हुए इस देश में राजनीति नहीं हो सकती है। आपके भीतर वो दर्द तभी आएगा जब आप इस देश की बेसिक स्थिति को समझ पाएंगे, और ये बेसिक स्थिति को समझाने के लिए ही मीडिया की जरूरत होती है, उस फोर्थ स्टेट की जरूरत होती है जो संयोग से मौजूदा वक्त में शंख ताली अगरबत्ती सब जला रहा है। किसके लिए? एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के लिए जो अंदर से पोपली है, खोखली है। आखिरी सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस देश में अगर मीडिया संभल जाए तो क्या सत्ता भरभरा कर गिर जाएगी? उसके बाद तय किया जाएगा कौन आएगा, कैसे आएगा। उस दौर में जाइएगा तो जानकारी हासिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा मुलगांवकर साहब कमाल के पत्रकार थे, संजय गांधी से मुलाकात करने गए और संजय गांधी ने उनके सामने जब ऑप्शंस रखे वह भी अपने तौर पर उसी रूप में ऑप्शंस रख के आ गए और दोनों में नहीं चली। लेकिन मुलगांवकर साहब रहे। संजय गांधी को आप भूल जाएंगे, मुलगांवकर को आप नहीं भूल पाएंगे। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, रामनाथ गोयनका को आप नहीं भूल पाएंगे, ये फैक्ट है। कुलदीप नैयर को आप नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बाद उनको वहां से विदा कर दिया गया इंडियन एक्सप्रेस से। और इंडियन एक्सप्रेस के भीतर भी जो आज सवाल है, सवाल ये नहीं है उस समय कांग्रेस और इंदिरा गांधी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उसका चरित्र अगर बदल गया है तो मीडिया को भी सोचना होगा, खासतौर से उस मीडिया को जिनकी कुछ पॉलिटिकल लीनिंग्स भी है, वह भी समझे यह स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विकट स्थिति है। इसका सामना कैसे करना है, इसके लिए पहले खड़े होने की स्थिति तो लाइए। इस देश के लोग हाथों हाथ ले लेंगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और ऐसी स्थिति इस दौर में इसलिए बड़ी हो गई है मीडिया के सामने जब वो नाटक नौटंकी कर रहा है, क्योंकि इस दौर में महामारी ने लोगों को घरों में पैक कर दिया। न सरकार के पास विजन था कि कैसे चीजें डेवलप की जाएं, तो सरकार ने जब सारी चीजें अपने आप को भी बंद कर लिया तो मीडिया को भी समझने आया, उसने ही बंद कर लिया। क्या काम कर रहे थे ये लोग? दुनिया भर के लोगों से न्यूज़ चैनल बैठाकर बातचीत करते थे, अच्छा कोविड के जरिए कैसे लड़ा जाए, क्या होगा, कैसे होगा। जिस समय इस देश के में प्रवासी मजदूर घरों में लौट रहे थे, उनके पाँव में छाले पड़े हुए थे, तब भी ये वो अलग अलग विशेषज्ञों से बात कर रहे थे कि अच्छा महामारी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे लड़ाई। क्या मजाक बना रखा था। इस देश से कोई जुड़ाव इस देश की मीडिया का ही नहीं होगा तो फिर राजनीतिक सत्ता का जुड़ाव भी लोगों से नहीं है, लेकिन वह मीडिया जैसे हथियारों के जरिए ही अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाती है। क्योंकि इस देश में टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ है, पॉलिटिक्स का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, पत्रकारों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार को संभाले हुए जो तबका है, समझना उसी को है, कैसे इस लड़ाई को तीखा बनाया जाए और इस देश के हित के लिए बनाया जाए। XYZ कोई प्राइम मिनिस्टर रहे, आज ये है कल कोई दूसरा रहेगा, परसों कोई तीसरा रहेगा, लेकिन मीडिया संस्थान की भूमिका को जिंदा रखना है ना, ये एक बड़ा संस्थान है ना, इसकी मौजूदगी का एहसास आपको कराना तो होगा। और तीसरी बार दोहरा रहे हैं इस दौर में, अगर इस देश में कोई नेशनल मीडिया खड़ा हो जाए सिर्फ ये बताने के लिए कि हम जनता की रिपोर्टिंग करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, इस देश को सच को लेकर आपके सामने आएंगे, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए इस देश की स्थिति बदल जाएगी। इस देश की भ्रम फैलाए हुई राजनीतिक सत्ताएं भरभरा कर गिरने लगेगी और फिर स्थिति अनुकूल भी होगी। यह है मीडिया का सच। नाटक नौटंकी में मीडिया ना फंसे तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।